वेलकम एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। और अगर आप लोग कुछ दिनों से रिलीजियसली अपने न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इंडिया को इस बार रिकॉर्ड हाई एफडीआई मिली है, विच इज़ अराउंड $81 बिलियन। सो आज का हमारा लेक्चर एफडीआई के ऊपर ही है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हम हमारे लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे कि फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं, इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है, सिग्निफिकेंस क्या है फॉरेन रिजर्व का, हमारे लॉज कौन से हैं फॉरेन रिजर्व्स को लेकर, एफडीआई क्या होती है, कैसे आती है इंडिया में, एफडीआई आने की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं एफडीआई को बूस्ट करने के लिए, एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है, एफडीआई न्यूज़ में क्यों है, कुछ डाटा पढ़ेंगे हम एफडीआई से रिलेटेड, इतना ज़्यादा हमारा इन्फ्लोज एफडीआई का क्यों आया है, और ये एक साइन है रिवाइवल का या एक मिथ है जो हमारी इकोनॉमी को ये बूस्ट करेगी या नहीं करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एक कंट्री का सेंट्रल बैंक जो फॉरेन करेंसीज को अपने रिजर्व में रखता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये एसेट्स होते हैं। तो इंडिया के इसमें सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जो हम ऑनलाइन जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम जो ट्रेडिंग करते हैं, जो हम इंपोर्ट्स करते हैं, उसकी पेमेंट करने के लिए हमारा यूज़ होता है। और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी को भी हम ये इन्फ्लुएंस करता है हमारा, ठीक है। जैसे कि अगर बहुत सारा जो है फॉरेक्स जो है फॉरेन करेंसी जो है हमारी इंडिया में आ रही है तो लिक्विडिटी जो है रुपीज़ की वो बढ़ जाएगी, तो आरबीआई उसको अब्जॉर्ब करने के लिए लोन को महंगा कर देगा। तो ये इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को भी इफ़ेक्ट करता है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या आता है? एक आता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व्स पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके। फॉरेन करेंसी एसेट्स बेसिकली ये वो एसेट्स हैं जो कि उस वैल्यू में उस करेंसी में वैल्यू की जाती है जो कि उस कंट्री की नहीं है। जैसे कि कोई भी करेंसी अगर इंडिया के पास पड़ी होगी जो कि रुपीज़ नहीं है, वो फॉरेन करेंसी एसेट्स में माना जाएगा। हमारे फॉरेक्स में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स का ही होता है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डॉलर्स टर्म्स में, चाहे वो किसी भी रुपये में किसी भी करेंसी में क्यों ना हो, ठीक है। और इसके अंदर जो भी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो रही है नॉन यूएस यूनिट्स की, जैसे कि यूरो पाउंड वगैरह, उसको भी हम कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये भी हमारा फॉरेन रिजर्व का ही पार्ट आता है। बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये आईएमएफ का एक रिजर्व एसेट क्रिएट किया हुआ है 1969 में। ये ना तो करेंसी है ना ही कोई क्लेम है आईएमएफ के ऊपर। क्लेम मतलब कि हमने आईएमएफ से नहीं लेना है, लेकिन ये एक पोटेंशियल क्लेम है। मतलब कि आपका अगर समझिए आपके पास एक एसडीआर आपके पास अवेलेबल है और एक एसडीआर की वैल्यू जो है वो $100 है, तो आप वो एसडीआर को यूज़ करके वो डॉलर्स को जिस भी करेंसी में आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी वैल्यूएशन होती है, मैंने तो आपको एग्जांपल दिया $100 का, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारी यूएस के डॉलर्स, यूरो, जापानीज येन, इन सब का एक एवरेज लेके उसके बेसिस के ऊपर एसडीआर की जो वैल्यू है वो डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन, ये भी आईएमएफ का ही है। अब ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये एक कोटा है। हर मेंबर कंट्री को एक कोटा दिया गया है जिसको वो इमरजेंसी में यूज़ कर सकती है, ठीक है। और इसमें आपको कोई कंडीशंस वगैरह नहीं है, बस ये कि अगर इमरजेंसी आ गई है, आपको पैसा चाहिए, तो आपको कुछ कोटा एलोकेट किया होगा कि आप उतना ले सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप वो करेंसी ले सकते हैं, राइट। फॉरेक्स हमारा बढ़ रहा है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, हमने अभी देखा कि हमारी जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है 7.3% से 2020-21 में। तो उस केस में अगर हमारे पास फॉरेक्स है तो मतलब हमारा एक्सटर्नल फाइनेंसेस स्टेबल हैं, ये बताता है ये। फिर आप जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं आपको वहाँ पे भी फॉरेक्स चाहिए होता है। फिर अगर आपको रुपी स्ट्रेंथन होता है आपका, तो अगर जितना आपके पास पैसा फॉरेक्स अवेलेबल है वो आपकी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, राइट। फिर है कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जैसे कि हमने 1991 में देखा था कि हमारे पास फॉरेक्स बहुत कम रह गया था, एक हफ्ते के लिए भी ही बचा था,
तो उस केस में अगर हमारे पास एक सूटेबल फॉरेक्स अमाउंट पड़ी हुई है, वो एक कुशन के तौर पे डील करता है बीओपी क्राइसिस से मीट करने के लिए। इसके अलावा मार्केट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर उस कंट्री के पास फॉरेक्स जो है वो पड़ा होता है, राइट। अब हमारे कुछ लॉज हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। एक है लॉ, वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इससे पहले ये 1976 में आया था, लेकिन बाद में हमने उसको रिपील कर दिया और ये 2010 में आया था हमारा। जैसे कि ये नाम बता रहा है कि ये जो इंडिया में जो एनजीओज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जिनको फॉरेन डोनेशंस मिल रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए है, ताकि वो जो फॉरेन डोनेशंस है वो कहीं नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना यूज़ हो जाए। अब क्योंकि ये जो एक्ट है, ये वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज से डील कर रहा है, लेकिन इसके एक इम्प्लीकेशन है हमारी इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, तो इसलिए ये आरबीआई के अंडर ना आकर ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सितंबर 2020 में इसको अमेंड भी किया था, ताकि वो एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है वो बढ़ा सके, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश कर सके, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं कोई मिसयूज़ वगैरह ना हो। बिकॉज हमने पहले देखा है कि आईबी की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस ये एनजीओज को मिल रही है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे जीडीपी को नेगेटिवली बाय 1 to 2%, राइट। दूसरा हमारा जो लॉ है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसको हम फेमा भी बोलते हैं। इसने किससे पहला था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, उसको रिप्लेस किया था। इसका बेसिकली काम है फॉरेन एक्सचेंज को ही मैनेज करना। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो फॉरेन जो भी हमारी करेंसीज की एक्सचेंज हो रही है आउट विद इन द बाउंड्रीज, उसको रेगुलेट करे। इसमें आरबीआई भी रेगुलेशंस बनाता है। इसे बोला हुआ है कि कोई भी फॉरेन करेंसी के जो ट्रांजेक्शन्स है वो ऑथराइज्ड पर्सन्स करेंगे, फिर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाना। तो ये सारा कुछ हमारे फेमा के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? बेसिकली कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के बिजनेसेस में कर रही है, उसको हम बोलते हैं एफडीआई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का। हर कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है, या तो वो पैसा आपका खुद का होगा या तो आपको वो बाहर से मिलेगा। तो इंडिया केस में एफडीआई इसीलिए एक ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, बिकॉज हमारे पास खुद इतना पैसा नहीं है, तो जो बाहर से पैसा आता है वो हेल्प कर रहा है हमको डेवलप करने के लिए। तो एफडीआई बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ओनरशिप है किसी भी कंपनी का, उसमें ये उसको गेन करते हैं, ठीक है। तो हमारी एक डेफिनेशन आई थी कि जहाँ पे कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा हो जाए इक्विटी में, तो वो एफडीआई आ जाता है, और जहाँ पे वो 10% से कम हो तो हम उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा शेयर्स में ही हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि फीचर्स क्या है। अब एफडीआई का मतलब ये सिर्फ पैसा आना नहीं है। अगर एक पर्सन आके आपके कंट्रोलिंग स्टेक्स ले रहा है कंपनी में, तो मतलब कि वो और भी चीज़ें लाएगा, वो टेक्नोलॉजी लाएगा, वो अपनी नॉलेज लाएगा, स्किल्स लाएगा, एक्सपर्टीज लाएगा। फिर एफडीआई जो है एक सोर्स है नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। नॉन डेट कैसे? डेट का मतलब होता है कि आपने किसी से लोन लिया है और आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एफडीआई केस में आपको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ पे नहीं करना है, तो इसलिए ये एक नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जाता है। फिर आता है कि एफडीआई हमारे उस इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी में आती है जहाँ पे उनको लगता है कि ये इकोनॉमी ग्रो कर सकती है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स है। तो अगर एफडीआई किसी कंट्री में जा रही है, तो ये हेल्दी साइन है कि वो कंट्री जो है दैट इज ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, राइट। अब एफडीआई आने के रूट्स क्या हैं इंडिया में? बेसिकली एफडीआई जो है वो 3 रूट से आती है। एक है 100% एफडीआई जो कि आती है ऑटोमेटिक रूट से। यहाँ पे आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है अप टू 100% है, गवर्नमेंट रूट है। आपको गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजना पड़ेगा, वो प्रपोजल को स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी। और थर्ड है जहाँ पे ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट दोनों ही है। आप आ गए हैं, फिर आपको बाद में बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब कुछ सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे एफडीआई को प्रोहिबिट किया हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, लॉटरीज, चिट फंड्स में इन्वेस्टमेंट, कोई भी गैम्बलिंग बिजनेस, टोबैको इंडस्ट्री वगैरह, यहाँ पे एफडीआई जो है वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है एफडीआई का फ़ायदा क्या है? देखो पैसा आ रहा है तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा,
कोई पैसा लगा रहा है तो वो टेक्नोलॉजी भी ला रहा है, स्किल्स भी ला रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट आपका एक आएगा, ज़्यादा अच्छी कंपनीज आएंगी, क्वालिटी भी प्रोडक्ट्स की इम्प्रूव हो जाएगी हमारी, राइट। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, को हर चीज़ तो 100% परफेक्ट नहीं हो सकती ना। तो अगर ज़्यादा एफडीआई आएगी तो आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होगी, तो आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी अफेक्ट होगी। स्मॉल कंपनीज है उनको कंपटीशन ज़्यादा मिल जाएगा तो वो भी विड्रॉ हो जाएंगी, फिर आपके एक्सचेंज रेट को भी ये अफेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एफडीआई को बढ़ाने के लिए। तो एक तो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल क्रिएट किया है, ये ऑनलाइन है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एफडीआई से रिगार्डिंग अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस को कर सकते हैं। वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ताकि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आए, राइट। अब एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या है। देखिए जो एफपीआई है, पहला तो हमने देखा कंट्रोल इज द मेन कंपोनेंट, तो जो एफपीआई है वो कंट्रोल को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि एफडीआई वो करता है हमारा। एफपीआई ज़्यादा लिक्विड होता है, कोई कंट्रोल की बात तो है नहीं, आपने थोड़े से परसेंटेज आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपका जब मर्जी दिल करे आप वो निकाल सकते हैं। एफडीआई में आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया परमानेंट एसेट्स में, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व हो गया और आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। फिर ये एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर के लिए है कि कोई छोटा मोटा पर्सन है वो उसके पास पैसे हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, जबकि एफडीआई बिकॉज आपने एक प्लांट इस्टेब्लिश करना है, टेक्नोलॉजी लेके आनी है, तो इस केस में जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ही इन्वेस्ट करते हैं हमारे एफडीआई में, ठीक है। अब न्यूज़ में क्यों है एफडीआई, हमारा 2021 में अभी तक का हाईएस्ट एफडीआई इंडिया को मिला है किसी भी साल में, विच इज़ $81.7 बिलियन। लास्ट ईयर से 10% ज़्यादा है। ये डाटा हमें कॉमर्स मिनिस्ट्री देती है। और इंडिया के अलावा एक चाइना ही ऐसी कंट्री है जिनको एफडीआई काफ़ी मिली है डिस्पाइट जो हमारा ग्लोबल डाउनटर्न चल रहा है, ओके। अब टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज कौन सी हैं, ये यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है, एक स्टेटमेंट आ जाएगी। तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि मॉरिशस से ज़्यादा पैसा आ रहा है इंडिया में, लेकिन ये गलत है। अभी टॉप पे है हमारे सिंगापुर विद 29%, उसके बाद यूएसए विद 23% और फिर मॉरिशस विद 9%। नेक्स्ट कौन से सेक्टर में हमारा एफडीआई आ रहा है, 44% जो आ रहा है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आ रहा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर आता है। किस स्टेट में आ रहा है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो हमारी अरेबियन सी वाली बेल्ट है वहाँ पे ज़्यादा एफडीआई जो है वो आया है, ठीक है। एफडीआई में इतनी ग्रोथ का रीजंस क्या है, एक तो है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आए थे, जैसे इंश्योरेंस में एफडीआई हमने रिलैक्सेशन दे दिया, टेलीकॉम में दे दिया, पावर एक्सचेंजेस में दे दिया। फिर हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुई है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए हैं। 2014 में हमारी रैंक 142 थी और अब 2020 में ये 63 है। डिजिटल इकॉनमी हमने स्टार्टअप्स को काफ़ी पुश किया, हमारा इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, हमारी स्टार्टअप में हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी फोर्स कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस दे रहे हैं, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो बहुत हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेगा। तो इन रीजंस की वजह से एक अच्छा बिजनेस फ्रेंडली माहौल बना है हमारे देश में, जिसकी वजह से एफडीआईज जो है वो आई हैं, ठीक है। ये एक व्यू है। अब दूसरा व्यू क्या है, आज के हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसने बोला है कि जो हमारा ये एफडीआई इतना सारा आया भी है वो इतना भी अच्छा सिनेरियो नहीं दिखा रहा है जितना कि कहा जा रहा है। कैसे, अब जैसे ग्रॉस इनफ्लो आया है हमारा $81 बिलियन का, वो दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है रिपैट्रिएशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि एफडीआई जो आ रहा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। रिपैट्रिएशन मतलब वो जो एफपीआई वाला जो फंडा है कि वो आया है, कुछ साल रहेगा, 3 से 5 साल, और उसके बाद विड्रॉ हो जाएगा। तो जो एफडीआई वाला है वो हमारा डिक्लाइन हुआ है बाय 2.4% और जो एफपीआई वाला है वो हमारा बढ़ा है 47% के साथ में। तो जो अब ये देखिए, अब जो इस तरह की इन्फ्लो है जो 3 से 5 सालों तक ही रहेगी, वो हम लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते हैं। तो इस वजह से अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं है तो वो हमारी इकॉनमी को डिज़ायर बूस्ट नहीं दे सकती है, ठीक है। तो उन्होंने आगे इवन इसको डाटा से भी प्रेजेंट किया
कि जो 10% राइज हुआ है हमारा एफडीआई में, बेसिकली वो हमारा नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है बाय 2500%। और उसके अंदर भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन एक कंपनी में नहीं, लेकिन आपकी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आ गए हमारे नॉट जस्ट इंडिविजुअल, लेकिन जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी है। तो ये डाटा भी है कि हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पहले 1.4 बिलियन था, जो कि एक साल में ही जंप करके 36 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। तो एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं कि इतना बड़ा हमारा सर्ज हुआ है, वो हुआ है शॉर्ट टर्म FIIs की वजह से कैपिटल मार्केट में, ना कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है या फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रही है। और यही रीज़न था कि हमारी इंडिया की GDP कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद हमारा जो सेंसेक्स था एक साल में वो डबल हो गया। ठीक है, बिकॉज जो हमारे स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा आया है इन कंपैरिजन की जो रियल वो एसेट क्रिएट करता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक ओवरऑल व्यू फॉरेक्स के ऊपर और FDI जो अभी इनफ्लो इतना सारा हुआ है। तो आप बताइए कि जो एक्चुअल में अभी 81 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, क्या वो डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट करेगी हमारी इकोनॉमी में या नहीं। अगर आपको और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए so that we can spread knowledge in the world. Thank you.